हमने लास्ट लेक्चर्स में कैश फ्लो पढ़ा था। कैश फ्लो के सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं और उसके साथ उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने किए थे प्रैक्टिकल, तो वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। आज हम आपके सेकंड बुक का चैप्टर लेंगे, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। तो एक बार इस कंटेंट को देखेंगे अपन। तो हम कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है वो पढ़ेंगे, टाइप ऑफ कंपनीज कितनी तरह की होती है वो समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये दोनों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है गाइस। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी कैसे बनती है, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी कैसे बनती है। शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी ये पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल ये समझेंगे, काइंड ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ये चीजें हम समझेंगे। इनकी जनरल एंट्रीज होंगी, ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका जनरल एंट्रीज पे ही बेस है। अगर किसी भी तरह का जनरल एंट्री के कंसेप्ट में कोई झोल रहा आपको तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए शुरुआत से पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। मैं आपको इनके पीछे के बेसिक लॉजिक्स बताता रहूँगा ताकि आपको ध्यान रहे, तो कोई गलती नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। इंट्रोडक्शन समझेंगे। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब बच्चों समझना, एक कंपनी होती है ना बेटा, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसी चीज जो लीगली या लॉ के थ्रू बनाई गई है, ठीक है। जैसा आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन में कि कंपनी लॉ के थ्रू बनती है, तो इसका ना तो कोई बर्थ होता है ना ही किसकी डेथ होती है, ध्यान रखना, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन एक वर्ड आएगा, वो अपन आगे पढ़ेंगे, मतलब कंपनी कभी मरती नहीं है, वो भी सीखना है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के थ्रू बनाई जाती है। इट इज इनविजिबल, आप कंपनी को नहीं पकड़ सकते, ठीक है। आप उन लोगों को पकड़ सकते हो जो कंपनी को चला रहे हैं, आप कंपनी को नहीं पकड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इंटेंजिबल ऑब्वियसली जिसको टच नहीं कर सकते, जो इनविजिबल है वो ऑब्वियसली इंटेंजिबल है। एंड नॉट अफेक्टेड बाय एनी चेंज इन इट्स मेंबर्स, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा कॉर्पोरेशन, टाटा के अंदर हमारे रतन टाटा थे तब भी टाटा थी, रतन टाटा जी नहीं रहे तब भी टाटा चल रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉ के थ्रू बनती है, किसी के आने से किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहेगी। इन इंडिया कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, हालांकि थोड़ा चेंजेस आ गए हैं, अब इंडियन कंपनी एक्ट 2013 लगता है, ठीक है, ओके। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। इसके मेंबर की डेथ और मेंबर की इंसॉल्वेंसी से कंपनी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी। मेंबर इंसॉल्वेंट हो रहा है या मेंबर की डेथ हो रही है, कंपनी नहीं मर रही है, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी को चलाने वाले कोई ना कोई होंगे, ये ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर अगर सारे के सारे ही मेंबर मर गए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट उस कंपनी का जो भी भागम दौड़ है वो अपने हाथ में लेगी और गवर्नमेंट उस कंपनी को चलाएगी जब तक कि नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं हो जाते। ये क्लियरिटी हो गई, इसलिए कंपनी कभी नहीं मरती, ठीक है। कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। गाइस इस मॉड्यूल में जहां जहां पे भी 1956 है प्लीज इसको चेंज कर लीजिएगा 2013 में, क्योंकि अब आपके कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, ठीक है। हैव अ कॉमन सील विच शुड बी स्टैम्प्ड ऑन ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। बेटा जब एक कंपनी है वो अगर एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो मेरी बात समझना, अगर कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन कैसे करेगी? तो उसके लिए कॉमन सील होती है। आपने देखा होगा कई जगहों पे आपका एक छोटा सा बिजनेस होता है तो उस बिजनेस की भी एक मोहर होती है, जिस नाम से बिजनेस होता है उस बिजनेस की एक सील स्टैम्प्स होते हैं। जैसे अपनी कोचिंग का अपने पास स्टैम्प है, तो वो उसी तरीके से एक कंपनी का भी सील स्टैम्प होता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि उस कंपनी ने उस चीज़ को ऑथोराइज किया है या नहीं किया है? तो उस कंपनी के वहाँ पे सील्ड होगा, और दूसरी चीज़ उस सील के साथ साथ उस जगह पे डायरेक्टर का सिग्नेचर होगा या फिर कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर होगा, जो भी आपके इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में बताया गया है, ठीक है बेटा। कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन कंपनी एज
Company means a company formed and registered under this act or any other or any existing companies as defined in clause 2. बेटा समझना, अभी वाली कंपनी रजिस्टर हो रही है 2013 के एक्ट में, लेकिन 1956 उससे पहले चल रहा था, तो कुछ कंपनी उसमें भी तो रजिस्टर हुई होगी पुरानी, तो उनको भी कंपनीज माना जाएगा। ठीक है, टेक्निकली कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले एक्ट में रजिस्टर्ड की गई होगी उसको आप क्या मानेंगे, एक कंपनी मानेंगे। सेकंड क्लोज में देखेंगे एग्जिस्टिंग कंपनी मींस अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ व्हिच इज 1956। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है मैंने। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिनलेस, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सेम कॉमन पर्पस। मेरी बात समझना बेटा, ये एक एसोसिएशन होता है जो लोगों का पैसा लेता है और एक कॉमन गोल की तरफ या कॉमन पर्पस की तरफ उस पैसे को लगाता है। ठीक है, तो उसको ही कंपनी कहा गया है। उसी तरीके से जस्टिस मार्शल की भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, LH हैनी की भी डेफिनेशन है और JR साहब की भी डेफिनेशन है। ठीक है, अपने पास 4 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई सी भी डेफिनेशंस आप काम में ले सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लीज कंपनीज एक्ट 2013 की डेफिनेशन ही काम में लीजिएगा। अब फीचर्स, एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी क्या क्या होता है। सबसे पहला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, इन इंडिया अ कंपनी कैन बी क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 और 2013। ठीक है, ये गाइस जहां जहां पे भी 1956 है प्लीज इसे 2013 कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a company is treated as an artificial legal person in eye of law। मतलब अगर एक इंसान मान रहे हैं हम इसे आर्टिफिशियली सही, पर अगर हम एक इंसान मान रहे हैं तो क्या एक इंसान पे केस हो सकते हैं? हो सकते हैं। विच मीन्स कि अगर एक इंसान पे केस हो सकते हैं तो एक कंपनी पे भी केस किया जा सकता है। ठीक है, या एक कंपनी किसी पे केस कर सकती है क्योंकि उसके पास एज एन आर्टिफिशियल पर्सन ही सही लेकिन एक लीगल इंसान जितने राइट होते हैं। ठीक है, Therefore, registration of company is compulsory under the Companies Act। इसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट पे आएंगे बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा एक परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस नाम का वर्ड आएगा, यहाँ आ गया। इंपॉर्टेंट की टर्म है, ध्यान रखना इस पे। सिंपल इस शब्द का भी मतलब पूछ लेता है आपसे। ठीक है, व्हाट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस या व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन। तो आप क्या समझाएंगे, समझिएगा। अ कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। एक कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है बेटा, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ऑब्वियसली अगर एक कंपनी को आप एक अलग इंसान मान रहे हो तो फिर वो उसके मेंबर से अलग हो चुकी है। पार्टनरशिप के अंदर ये नहीं था। पार्टनरशिप पे केस होता था तो पार्टनरशिप जो पार्टनर्स होते थे पार्टनरशिप के उन पे होता था, लेकिन यहाँ जो केस होगा वो मेंबर्स पे नहीं होगा, वो कंपनी पे होगा। कंपनी फ्रॉड करती है, कंपनी पे केस होगा, ना कि मेंबर्स पे। तो इससे एक चीज और पता लगती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, उनका घर बार बिक सकता था, लेकिन मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। और कहां तक लिमिटेड होगी वो हम आगे समझेंगे। एनी चेंज इन द मेंबर्स और डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट, मतलब कोई भी मेंबर अगर चेंज होता है या मर जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है। इंसॉल्वेंसी मतलब बेटा दिवालिया, जो अपने डेब्ट को पे ना कर सके। ठीक है, मेंबर्स विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी। कोई भी मेंबर कंपनी के काम पे इंपैक्ट नहीं डालता, एक जाएगा दूसरा आएगा, समझना मेरी बात। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक डायरेक्टर चला गया तो कोई दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया अगर सारे ही डायरेक्टर चले जाए तो फिर क्या होगा, फिर गवर्नमेंट अपने हाथ में उसका कंट्रोल लेगी और गवर्नमेंट उस कंपनी को जब तक चलाएगी जब तक कि गवर्नमेंट नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर देती। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी अपन मैंने ऊपर समझाया था क्यों लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसको और डिटेल में समझते हैं बेटा। एवरी शेयर होल्डर हैज अ लिमिटेड लाइबिलिटी ओनली अप टू द अमाउंट ही हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर द शेयर अलॉटेड टू हिम। बेटा हर एक इंसान की सिर्फ कहां तक की लाइबिलिटी है, एक शेयर होल्डर, समझना एक शेयर होल्डर ओनर होता है कंपनी का, कितने परसेंटेज तक, जितने परसेंटेज तक उसने उसके शेयर्स खरीदे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर
लेट सपोज एबीसी लिमिटेड है एक कंपनी, उसके मैंने 50% शेयर खरीदे हैं, तो अब उस एबीसी लिमिटेड अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, कोई केस कर देता है, कुछ भी हो जाता है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो मैं सिर्फ कितने तक लाइबल हूँ? ओनली फॉर द 50%, उससे 1 रुपया ज्यादा मैं लाइबल नहीं हूँ। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ गाइस? पढ़ते हैं इसे आगे। अ शेयर होल्डर हैविंग फुल्ली पेड अप शेयर्स नो लॉन्गर हैज एनी लाइबिलिटी, जिसने सारे ही पेमेंट कर दिया। शेयर्स भी कैसे आते हैं? पहले आप एप्लीकेशन का पैसा मांगते हैं, देन अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं, देन सब्सिक्वेंट कॉल्स का पैसा मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी शेयर ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है, तो फिर वो किस चीज के लिए लाइबल है? रिमेनिंग कॉल्स के लिए लाइबल है, तो उतनी ही उसकी लाइबिलिटी बनती है। और किसी शेयर होल्डर ने अगर पूरा पैसा दे दिया है शेयर का, तो फिर वो कुछ भी लाइबल नहीं है। अब फिर वो शेयर होल्डर, उसकी लाइबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो कहां तक पैसा ले सकते हैं आप? जहां तक वो अनपेड है, मतलब उसने उस शेयर का कोई भी हिस्सा नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक शेयर होल्डर है, ठीक है गाइस, उसने एक शेयर खरीदा जो था 10 रुपए का। अब 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए के शेयर में पार्टीशन मान लीजिए 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, एंड 3 ये फर्स्ट कॉल पे एंड ये सेकंड कॉल पे, ये एप्लीकेशन पे, ये अलॉटमेंट पे। अब मेरी बात समझिएगा, अगर उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है, अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो जब भी कंपनी पे कोई केस होता है या कंपनी पे कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ उस शेयर होल्डर से कितना रुपया मांगने के लिए लाइबल है? ये 6 रुपए। ठीक है, तो मतलब ये जो शेयर होल्डर है ये किसी भी कंडीशन में 6 रुपए से ज्यादा नहीं देगा, ये 6 रुपए तक ही लाइबल है। और अगर इस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन से लेके सब्सिक्वेंट कॉल तक का पूरा पैसा दे दिया, तो बेटा इसकी लाइबिलिटी निल है, ये कुछ भी नहीं देगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, नो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लाइबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू कॉन्ट्रीब्यूट एनी सम बियॉन्ड द फेस वैल्यू ऑफ इट्स एक्चुअल शेयर। जो अपन ने पढ़ा, ये 10 रुपए से ज्यादा के लिए लाइबल है ही नहीं। और 10 रुपए में भी कब लाइबल होगा? जब उसने पेमेंट नहीं किया है। अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो फिर वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं है। जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 10 रुपए में से अगर 4 रुपए दिए तो 6 रुपए के लिए लाइबल है, 10 रुपए में से 8 रुपए दिए तो 2 रुपए के लिए लाइबल है। ठीक है बेटा, तो ये समझ आया लिमिटेड लाइबिलिटी कैसे। ठीक है, वहीं अगर आपका कोई पार्टनर होता और मान लो पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह का कोई इंसॉल्वेंसी हो जाता, बैंक करप्सी हो जाता और वो पैसा नहीं दे पाता, तो मांगने वाले उसके घर बार के साथ साथ उसके कपड़े भी बिकवा देते, उसके शरीर पे कपड़े भी नहीं रहते। इतना बुरा हाल हो जाता है जब किसी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जो फ्रॉड करते हैं वो कंपनी खोलते हैं ना कि पार्टनरशिप। ठीक है, जितने भी फ्रॉड होते हैं वो कंपनीज के थ्रू होते हैं। कितना पकड़ लोगे? अगर नहीं पकड़ पाए तो बंदा फ्री है, लेकिन अगर पकड़ लिया तो फिर उसके ऊपर अलग से कार्रवाई चलती है। ठीक है बेटा, चलो आगे समझते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये भी एक अच्छी चीज है। आप एक शेयर को दूसरे इंसान को ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू डीमेट अकाउंट या फिजिकल ट्रांसफर, किसी भी तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब समझो, इसे पढ़ते हैं आगे। अ शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट टू द कैपिटल ऑफ द फर्म कंपनी बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर ऑफ द कंपनी। In the case of public limited company, shareholder can transfer such share without consent of the other member. ध्यान रखना यहाँ दो चीजें हैं बेटा। पहली चीज, अगर आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जैसे टाटा, ओके, तो मैं जाके क्या कहते हैं टाटा के चेयरमैन से नहीं पूछूंगा कि मैं मेरा शेयर बेच दूं या नहीं बेचूं। मैंने खरीद लिया, मेरे पास शेयर है, मैंने ट्रांसफर कर दिया मेरे एक स्टूडेंट को। ठीक है, ट्रांसफर हो गया, पेमेंट हो गया, डन, इतना सही था। ट्रांसफर करना बहुत आसान होता है। बट ऑन दी अदर साइड अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो वहाँ थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पूछना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, कॉमन सील। मैंने बताया था हर कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। और क्यों रखी जाती है? नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट ऑथराइज किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। कॉमन सील मतलब कंपनी ने ऑथराइजेशन दे दिया और उस ऑथराइजेशन को, ठीक है, मतलब उस ऑथराइजेशन को और ज्यादा सही क्या चीज प्रूव करती है? उसके ऊपर डायरेक्टर के सिग्नेचर या फिर एक सीएससीए के सिग्नेचर।
ठीक है, समझेंगे अब कॉमन सील क्या होती है। अ कंपनी इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन एंड नॉट अ नेचुरल पर्सन, इट कैन नॉट साइन इट्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, वो आर्टिफिशियल पर्सन है ना कि नेचुरल पर्सन, तो वो अपने साइन खुद नहीं कर सकती। ठीक है, like natural person, hence a company should have a common seal to enable it to sign its document. In simple word, common seal of the company is affixed on each and every document of the company. मतलब अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे कॉमन सील नहीं है उस कंपनी की, तो क्या वो डॉक्यूमेंट वैलिड है? वो डॉक्यूमेंट वैलिड ट्रीट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये फीचर समझ आ गए होंगे। ये थोड़ा एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको लगता है कि सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो प्रैक्टिकलिटी में कितनी भी घुस जाइए उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे कि कोई चीज़ डेबिट हो क्यों रही है और कोई चीज़ क्रेडिट क्यों हो रही है। तो मेरी बात समझिएगा, पहले इसके फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को समझिए, जितना भी आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो समझना होगा। हमने कैश फ्लो में भी सबसे पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझा था ताकि हमें पता चले कि ये चीज़ एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो इस जगह पे सबसे पहले इस पूरे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को आप गो थ्रू करेंगे, तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब आई होप आपने ये पढ़ लिया होगा, तो हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पे आते हैं। सबसे पहली बारी आती है बेटा स्टैच्यूटरी कंपनी की। चलिए समझते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी क्या होती है। Only those companies are called statutory company which are created through a special act of parliament। बेटा कोई सी भी ऐसी कंपनी जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है, उसको आप स्टैच्यूटरी कंपनी कहेंगे। सबसे पहली सेबी, ठीक है, रेगुलेटेड बाय सेबी एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ही पास हुआ ये। ठीक है, तो सेबी एक कंपनी है, ध्यान रखना बेटा, सेबी एक कंपनी है, उसका खुद का परपेचुअल सक्सेशन है। ओके, चलिए, दीज कंपनीज आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड लिमिटेड। सेबी के आगे कभी लिमिटेड लगा हुआ देखा है क्या? विद देयर नेम, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके आगे लिमिटेड नहीं लगता, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आपके पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास हुआ है बेटा। गवर्नमेंट कंपनीज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अगेन 2013, a government company means any company in which not less than 51% share paid up capital is held by the central government and partly by one or more state government, or include a company which is subsidiary of government company। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है बेटा, चलो, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज, लेट सपोज कि हमारे पास हमारी खुद की कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, अब एबीसी लिमिटेड है, उसके अंदर मेरी शेयर होल्डिंग है 75% की। क्या ये किसी भी एंगल से गवर्नमेंट की कंपनी लग रही है? क्यों नहीं लग रही? क्योंकि इसमें मेजर स्टेक मेरे हैं, तो ये मेरी कंपनी हुई। टेक्निकली इसका चेयरमैन या जो भी मानो, इसका हेड पर्सन कौन हुआ? मैं हुआ। ठीक है, वहीं अगर इस कंपनी में गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा के शेयर होल्डिंग ले लिए, फिर मेरा क्या रहा? कंट्रोलिंग स्टेक किसके पास चले गए? मेरे को एक बात बताना, इन रियलिटी आप किसकी बात ज्यादा सुनोगे? एक कोचिंग में या एक इंस्टीट्यूट में किसकी बात ज्यादा सुनोगे? किसी स्टूडेंट की या किसी टीचर की? उसका रीजन, कंट्रोल किसके पास है? टीचर के पास कंट्रोल होता है। ठीक है, उसी तरीके से कंपनीज में जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग होती है उसके पास कंट्रोल होता है। जब तक मेरे पास थी तब तक ये प्राइवेट कंपनी थी। जैसे ही गवर्नमेंट के पास 51% के स्टेक चले गए, अब ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई। मैं चाहकर एक बात बताइए, 100 में से मेरे पास तो हमेशा 49 ही रहेंगे, 51 तो फिर भी गवर्नमेंट के पास ही है, तो ज्यादा कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के पास है। दैट्स वाई ये गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक कैच है बेटा कि गवर्नमेंट कंपनी में भी लेट सपोज ये 51 ना कैसे कैसे ले सकते हैं,
या तो स्टेट गवर्नमेंट ले ले, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, या तो स्टेट ले ले या फिर सेंटर ले ले या फिर दो डिफरेंट स्टेट ले ले, ठीक है, या फिर एक स्टेट हो और एक जो थोड़े से जो भी बचे हुए स्टेट्स हैं वो सेंटर के हों। मतलब इसमें ध्यान रखना आपकी गवर्नमेंट का अलग अलग तरीके से हस्तक्षेप हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस अलग अलग तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी में 51% के स्टेक ले लिए तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरी कंपनी में 51 स्टेक ले लिए तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। 25% राजस्थान ने ले लिए, 25% हरियाणा ने ले लिए, सॉरी 26% हरियाणा ले लिए तो भी दोनों मिला के 51 हो गया तो भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई, मेरी नहीं रही। और अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने 25 ले लिया और 26 सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया तो भी मेरी कंपनी नहीं रही। 51% शेयर होल्डिंग ये किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट का 51% है क्या, और अगर गवर्नमेंट का 51% है तो वो कंपनी आपकी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, एक सेकेंड, चलिए, अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय वन और मोर स्टेट, जो अपन ने देखा था एक या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट, और इंक्लूड एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक कंपनी है, उस कंपनी ने भी वो स्टेक खरीद लिया ना तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी ही हुई, ठीक है। मेरी एबीसी लिमिटेड है, उसको XYZ लिमिटेड ने खरीद लिया, सुनने में तो गवर्नमेंट नहीं लग रही, सुनने में तो ये लग रहा है कि वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, वो जो XYZ लिमिटेड है ना बेटा, वो XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, तो टेक्निकली मुझे अल्टीमेटली खरीदा तो गवर्नमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट की कंपनी मान ली जाएगी, ठीक है। क्या ये क्लैरिटी हुई बेटा? चलो, रजिस्टर्ड कंपनी किसे कहेंगे? इन इंडिया ओनली दोज कंपनीज आर कॉल्ड रजिस्टर्ड कंपनी विच आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। होल्डिंग कंपनी, अब ये होल्डिंग और सब्सिडी का भी एक बहुत तगड़ा चक्कर है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये दोनों 4th पॉइंट एंड 5th पॉइंट ये दोनों में एक साथ ले रहा हूँ गाइस, ताकि आपको समझ आए कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडी कंपनी क्या होती है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं बेटा। सबसे पहले समझते हैं होल्डिंग कंपनी क्या होती है। मेरी बात समझना बेटा, होल्डिंग कंपनी ये अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, ABC लिमिटेड, ठीक है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो कि मेरी है। अब यहां पे ही मेरा एक स्टूडेंट है, लेट सपोज कार्तिक के पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ABC लिमिटेड को लगता है कि जो कार्तिक की जो कंपनी है XYZ लिमिटेड उसमें बहुत स्कोप है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ABC लिमिटेड है ना, वो XYZ लिमिटेड के स्टॉक खरीद लेगी, ठीक है। अब अगर स्टॉक खरीद लिए और मेजोरिटी स्टॉक खरीद लिए तो जैसा गवर्नमेंट कंपनी में हो रहा था, क्या हो रहा था, वहाँ 51% स्टॉक लेती है, कंट्रोलिंग पावर आपके हाथ में आ जाती थी। अगर ABC लिमिटेड के पास XYZ की कंट्रोलिंग पावर आ गई, अब समझना पावर कौन होल्ड कर रहा है, ABC लिमिटेड। तो जो होल्ड कर रहा है पावर उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है। और सब्सिडरी मतलब बच्चा, छोटा बच्चा, ठीक है। होल्डिंग कंपनी के अंडर में जितनी भी कंपनीज आती है ना वो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे होल्डिंग कंपनी यहाँ ABC लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी के अंडर में XYZ लिमिटेड आ गई, कार्तिक की कंपनी थी, तो ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है ना बेटा, अब ये बन गई आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? अब मेरी बात समझना,
जरूरी नहीं है कि आपकी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है, ध्यान रखना, आपकी सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग कंपनी बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल इससे भी तो नीचे एक छोटी कंपनी हो सकती थी, XYZ से लिमिटेड से नीचे भी। लेट सपोज कि मेरा एक और स्टूडेंट है अंकित, अब इसकी कंपनी BY लिमिटेड थी, XYZ लिमिटेड ने BY लिमिटेड के अंदर स्टॉक खरीद लिए, कंट्रोलिंग पावर ले ली। कंट्रोलिंग पावर लेते ही ये जो अंकित की BY लिमिटेड है वो किसकी सब्सिडरी बन गई, XYZ की। तो BY लिमिटेड के लिए XYZ होल्डिंग कंपनी नहीं हो गई और XYZ के लिए होल्डिंग कंपनी ABC लिमिटेड कंपनी नहीं हो गई। तो अल्टीमेटली मुझे एक बात बताना, अगर XYZ लिमिटेड जो कंपनी है क्या वो BY लिमिटेड के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक रखती है, तो BY लिमिटेड के डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकती है, ABC XYZ के डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो क्या ABC लिमिटेड BY लिमिटेड को मैनिपुलेट कर सकता है, बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकता है। तो अल्टीमेटली ABC के लिए XYZ भी का सब्सिडरी हो गई और BY लिमिटेड भी सब्सिडरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपकी होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। चलिए एक बार इसे थ्योरेटिकली देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, समझते हैं। A holding company is a company which owns controlling share in another company or companies, assuming all of these companies are corporation or a corporation organized to own and control other corporation. This control usually comes through owning and controlling interest more than 50%. वही बात हो गई गवर्नमेंट कंपनी वाली, अगर गवर्नमेंट कंपनी 51% ले लेती है, मतलब गवर्नमेंट 51% ले लेती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। लेकिन वहीं अगर होल्डिंग कंपनी फॉर एग्जांपल जो ABC लिमिटेड थी उसने अगर XYZ लिमिटेड में 51% की होल्डिंग स्टेक बना ली, 51 छोड़ो 50.01% का भी स्टेक बना लिया, मेरा कंट्रोलिंग स्टेक है। और जब मेरा कंट्रोलिंग स्टेक है तो मैं XYZ लिमिटेड को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसके डिसीजंस को जैसे चाहूँ वैसे मोल्ड कर सकता हूँ। तो ये भी एक चीज़ हो गई। तो ये होल्डिंग कंपनी आपको समझ आ गया होगा कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। और सब्सिडरी कंपनी ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी ने जिसके अंदर स्टेक खरीदे हैं वो वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो गई है, ठीक है। अ कंपनी हैविंग मोर देन हाफ ऑफ इट्स स्टॉक ओन्ड बाय अनदर कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके आधे से ज्यादा स्टॉक कोई दूसरी कंपनी ओन करती है, ठीक है। चलिए अब बारी आती है पब्लिक कंपनी पे। पब्लिक कंपनी सुन के क्या समझ में आता है, पब्लिक कंपनी सुन के एक चीज समझ में आता है कि वो कंपनी पब्लिक की है, और पब्लिक की कंपनी मतलब पब्लिक ने उसमें पैसा लगा रखा है। मेरी बात समझना बच्चों, पब्लिक पैसा कब लगाती है, जब पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं, विच मीन्स कि पब्लिक कंपनी में शेयर इशू होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बहुत ही बेहतरीन है इसका डेफिनेशन, आपको समझने में आसानी रहेगा। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कंपनीज एक्ट में एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। थोड़ी बचकानी सी है पर यही है। पेड अप कैपिटल ऑफ पब्लिक कंपनी शुड नॉट बी लेस देन 5 लाख। ध्यान रखिएगा, इसका पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और ये मन से बनाई हुई चीजें नहीं है, ये लॉ में क्लियरली डिफाइन है, तो ये वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। तो कोई आपसे पूछे कि एक पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होता है, तो 5 लाख होता है, ठीक है बेटा। और प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो सब्सिडरी है किसी पब्लिक कंपनी की, तो मुझे एक बात बताना, क्या वो अल्टीमेटली पब्लिक कंपनी नहीं बन गई, बनी गई, ठीक है। क्योंकि जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो तो पब्लिक कंपनी के पास है, तो पब्लिक कंपनी जो चाहे वो कर सकती है। चलिए अब समझते हैं हम प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज बाय इट्स आर्टिकल रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। बेटा इसमें ना आप आपके शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कुछ तरीके के लिमिट्स लग जाते हैं, या
आप ये मान के चलिए कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा कि क्या हम इन चीज को बेच दें, शेयर्स को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते, परमिशंस लेनी पड़ेंगी। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 इनके मेंबर्स की लिमिट होती है। इनमें क्या क्या आप इंक्लूड नहीं करोगे? सबसे पहले पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अरे यार मेरी कंपनी है, उसमें 50 ही मेंबर्स हैं। ओके गाइस, हमने पब्लिक कंपनी पढ़ लिया। अब हम आते हैं प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि ये प्राइवेटली ओन है, मतलब इसमें पब्लिक का कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ। जो इंसान ये कंपनी चला रहा है सिर्फ उसी का ही पैसा लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 मतलब 2013, अब प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, ये इनके आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है बेटा, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। पहली चीज, आप इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, या कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए होते हैं, या कोई तरीका होता है, उसी के तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 इसके मेंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरी बात समझना बेटा, 50 मेंबर्स की बात हो रही है, या एम्प्लॉयज की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज तो आप जितने चाहो उतने रख सकते हो। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट बोट का आईपीओ आने वाला है, विच मीन्स बोट अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाने जा रहा है। वो आईपीओ का मतलब आप सब समझते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, विच मीन्स कि बोर्ड चाहता है लोगों से पैसा उठाना। ओके, विच मीन्स कि वो अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक की तरफ कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट कर रहा है तो पब्लिक से पैसा मांग रहा है, लेकिन जब तक वो प्राइवेट था ना गाइस, तब तक उसमें 50 से ज्यादा मेंबर्स नहीं थे, पर एम्प्लॉयज तो कितने सारे थे। ठीक है, तो आप मेंबर्स में किसको काउंट नहीं करोगे? सबसे पहला पॉइंट है पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय हैं आप उनको काउंट नहीं करोगे। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली in the employment of the company were member of the company while in the employment and have continued to be the member after the employment cease। ऐसे इंसान जो पहले कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट में थे और वो कंपनी के अंदर मेंबर भी थे जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे, लेकिन अब वो मेंबर रह गए और एम्प्लॉयमेंट उनका खत्म हो गया है, तो आप उनको भी एम्प्लॉय में मेंबर्स में काउंट नहीं करोगे। ओके, सी है आपका पॉइंट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। ऑब्वियसली बेटा जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक से तो पैसा उठा ही नहीं सकती ना, पब्लिक से कैसे शेयर इशू कर देगी? शेयर इशू करने के लिए पहले आपको सेबी में रजिस्टर करना होगा, परमिशंस लेनी होंगी, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, prohibits any invitation to the public to subscribe for any share in or debentures of the company, provide that where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this definition will be treated as single member। For example, मैंने और मेरे स्टूडेंट ने मिल के बोट में एक शेयर खरीदा है या 5 शेयर खरीदे हैं, या आप ये मान के चलिए कि हम उसके मेंबर बन चुके हैं शेयर खरीद के, लेकिन हम जॉइंट ओनर हैं उन शेयर्स के, तो हम 2 काउंट नहीं होंगे, हम एक ही काउंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। शेयर्स अलॉटेड बाय द प्राइवेट कंपनी आर कॉल्ड इशू कैपिटल ऑफ द कंपनी। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आया हो। हमने फीचर्स पढ़े हैं, हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी हैं। अब कल से हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस बताऊंगा कि किन सिचुएशंस में क्या क्या जनरल एंट्रीज करी जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ अगर पसंद आया है तो इसको सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप स्टडिंग।